हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें मैं एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करूंगी, जो कि चैप्टर 5 है। हमने प्रीवियस क्लास में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने डिस्कस करा था एक्टिविटी 5.2 से पहले का सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज एक्टिविटी 5.2 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गिवन है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील, टिप ऑफ द रूट्स ऑफ द ऑनियन और इवन पील ऑफ द ऑनियन ऑफ द डिफरेंट साइज। हम यहाँ पर दो तरीके के पील लेंगे, एक हमारा ऑनियन का पील होगा, दूसरा क्या होगा, कोई लीफ का पील होगा। ठीक है, इन दोनों को माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे और हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके की चेंजेस दोनों सेल में प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन इसी से राइजेस क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज। अगर शेप और साइज की बात करें तो दोनों जो सेल्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। शेप की अगर हम बात करें तो जो ऑनियन सेल है उसकी जो शेप है राउंड टाइप के शेप में है। वही अगर हम बात करते हैं पील की, जो कि लीफ पील है, उनके जो साइज़ हैं उनके जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। और अगर हम बात करते हैं दोनों में सेल्स की जो प्रेजेंस है, तो अगर हम ऑनियन पील के सेल की बात करें तो उनके जो सेल्स है काफ़ी सिमिलर, मतलब सारे जो सेल्स प्रेजेंट है सिमिलर सेल्स होते हैं। बट अगर हम लीफ सेल की बात करें तो उनके जो नंबर ऑफ सेल्स जो अगर आप देखते हो वहाँ पे प्रेजेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के शेप नहीं बोलोगे, साइज के डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या सारे जो सेल्स एक जैसे स्ट्रक्चर में नजर आते हैं? तो ऑफ कोर्स नो। कुड वी फाइंड डिफरेंट अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या डिफरेंस आप देखते हो? तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो अगर ऑनियन पील की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, वही अगर हम लीफ की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डी नंबर की बात बोल रखी गई है कि व्हाट सिमिलरिटीज कुड बी फाइंड। तो सिमिलरिटीज बस यही था कि ऑनियन पील और लीफ पील दोनों ही किसके बने हुए थे? तो सेल के बने हुए थे। तो मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दोनों का क्या था? तो सेल था। तो चलिए थोड़ा सा और इसका डिटेल डिस्कस कर लेते हैं ऑनियन पील सेल्स एंड द लीफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस गिवन है। दिस सेल्स आर कलरलेस प्लास्टिड। ये जो सेल्स होते हैं इनकी जो प्लास्टिड होती है वो कलरलेस होती है ऑनियन पील के। उसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है दे हैव द क्लोरोप्लास्ट एक्ट एज एन ऑर्गेनल्स। मतलब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एक्ट एज ए ऑर्गेनल्स की तरह एक्ट करता है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। इसमें कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है ऑनियन पील सेल में, लेकिन इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच इज़ पिगमेंट। जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो इसमें प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस। अगर ऑनियन पिल की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, लेकिन अगर हम वही लीफ सेल की बात करें तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। दे आर राउंड एंड पेल इन येलो। इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है ऑनियन पिल का। वही अगर हम बात करें इसके कलर की तो पेल इन कलर होता है। यहाँ पर हम बात करें स्पिनेच की तो या फिर लीफ सेल की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो जनरली सिलेंड्रिकल होता है एंड ग्रीन इन कलर्स होता है। ठीक है, ऑल सेल्स आर हैविंग द सिमिलर शेप। जितने भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सभी के जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑल सेल्स आर नॉट इन सेम शेप। सारे जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सारे के शेप और साइज होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है some organism can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. Human bodies में बहुत सारे cells present होते हैं और सारे सेल के शेप और स्ट्रक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें स्मूथ मसल सेल्स। जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उनमें अगर आप देखो ये जनरली जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो जनरली इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनके जो शेप होते हैं वो समथिंग ऐसा होता है कि इसका जो अगर आप देखोगे इन पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है। उसी तरीके से हम ब्लड सेल की बात करें तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में इनके सेल प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है जैसा कि दिखा रखा है फिगर में, और इसकी लेंथ जो होती है अप्रोक्स 1 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ओव्यूम, इसका शेप भी अलग है, स्पर्म का शेप अलग है, बोन सेल्स इनके भी शेप अलग है, और फैट सेल। तो हमारी बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटिवली टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप और साइज जो होती है सेल का, वो जनरली स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंट शेप के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट शेप के सेल जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो इनका काम क्या है कि पूरे ब्लड को जो है, क्योंकि आरबीसी का जो शेप होता है वो जनरली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो उनका काम होता है कि ऑक्सीजन को पूरे इंटायर बॉडी में मतलब स्प्रेड करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे इंटायर बॉडी को ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये काम होता है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज़ के जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सम सेल लाइक अमीबा हैज़ अ चेंजिंग शेप, मतलब अगर हम अमीबा की बात करें तो ये एक सिंगल सेल से बनी है, बट ये हमेशा अपने शेप को चेंज करती है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। जब वो डाइजेशन कर रहा हो, एक्सक्रीशन कर रहा हो, तो हमेशा वो अपने शेप को चेंज करता है। इन सम केसेस द सेल शेप्स कुड बी मोर और लेस फिक्स। अगर हम बात करते हैं इन सम केसेस, तो सेल का जो शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड होती है एंड पेकुलियर फॉर द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल हैज़ अ टाइपिकल शेप। जो नर्व सेल्स होती है वो काफ़ी टिपिकल सेल्स होती है। जनरली वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ उसकी जो लेंथ होती है अराउंड 1 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अमीबा की बात करें तो अमीबा एक्चुअली एक प्रोकैरियोट सेल्स होता है, अमीबा एक प्रकार का यूकैरियोट सेल्स होता है, जिनमें जनरली सारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। वही अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और उनमें ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, और साथ ही साथ ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, और साथ ही साथ वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन डेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। क्या बोला जा रहा है कि हर एक लिविंग सेल्स जो होता है इनकी कैपेसिटी होती है कि परफॉर्म करता है कुछ बेसिक फंक्शन को, ठीक है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। तो किस तरीके से जो लिविंग सेल्स है वो परफॉर्म करते हैं इस बेसिक फंक्शन को, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। वी नोट दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। दिस मीन्स डैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट पार्ट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे लीवर का अलग फंक्शन है, हमारे लंग्स उनका अलग फंक्शन है। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनके डिफरेंट फंक्शन है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। हमारी जो हार्ट है वो उनका काम होता है पंप करना ब्लड को, एंड द स्टमक को काम है डाइजेस्ट करना फूड का, एंड सो ऑन। सिमिलरली डिवीजन ऑफ द लिवर इज ऑल्सो सीन विद इन सिंगल सेल। जो सिंगल सेल में भी आपको डिवीजन देखने को मिलता है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनल्स। वो सारे जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, बट अगर हम बात करते हैं कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जैसे कि अमीबा, तो उनमें क्या होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन सारे फंक्शन को डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। Each kind of the cell organelles perform a specific special function. Each kind of जो सेल जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में जो प्रेजेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, ये सारे जो है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सच एज मेक न्यू मटेरियल इन द सेल, और न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल के अंदर। जैसे कि अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन्स बनाते हैं। लाइसोसोम क्या करती है, तो जो भी डेड ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। सेल से जो वेस्ट मटेरियल उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है, एंड सो ऑन। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। मतलब जो सेल्स है, ये सारे जो जितने भी सेल्स है एबल टू लिव एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन, जो भी फंक्शन उनका है वो परफॉर्म कर पाते हैं ऑर्गेनल्स के हेल्प से। दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग डेट
ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ। नेक्स्ट दे रखा है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दोनों का आंसर आप एक बार ट्राई करिएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किसके बने हुए हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वी सो अबव दैट द सेल हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड द ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनल्स नाम देते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं, उसी तरीके से सेल में बहुत सारे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। हाउ इज सेल्स ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से सेल्स जो है ऑर्गेनाइज होती है। इफ वी स्टडी द सेल अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स हमने सेल के बारे में स्टडी माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही करा है, तो जब भी हम सेल को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, मतलब हर सेल में आपको एक 3 चीज़ें जनरली दिखाई ही देती है। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर जो कवरिंग होती है सेल में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल एक्टिविटी, और न्यूक्लियस जो होता है सेंटर वाला पार्ट है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड interactions of the cell with its environment are possible due to this feature। जो भी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर और जिस तरीके से वो इंटरैक्शंस करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, विद इट्स इन्वायरमेंट, ये सभी पॉसिबल हो पा रहा है इन्हीं फीचर्स के वजह से, इन्हीं ऑर्गेनल्स के वजह से। लेट अस सी, पहला हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। इनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कहते हैं, जो आउटर लेयर्स होता है सेल का उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और साथ ही साथ उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। डेट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या करता है, सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अलाउ करता है, परमिट करता है द इंटर करने और एग्जिस्ट करने में सब मटेरियल को इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये बोली जा रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक चीज़ को इंटर नहीं होने देता है सेल के अंदर, और ना ही सारे जो भी अंदर प्रेजेंट है सेल के अंदर उसे भी सबको बाहर नहीं होने देता, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही वो इंटर और एग्जिस्ट होने देता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट अ मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल, ये जो मूवमेंट होती है अदर मटेरियल का उसको भी ये रोकने का काम करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही वो इंटर और एग्जिस्ट होने देता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, जो मूवमेंट है सब्सटेंस का सेल के अंदर वो कैसे हो रहा है मूवमेंट। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से कैसे वो मूव करता है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस के जरिए जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस है वो मूव करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं या फिर इंटर करते हैं, वो 2 प्रोसेस के जरिए करते हैं। एक होता है ऑस्मोसिस, दूसरी होती है डिफ्यूजन। ठीक है, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उनका क्या होता है, एंट्री और एग्जिस्ट होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन इंटर करती है और जो ग्लूकोज होती है उसके साथ रिएक्ट करती है और पायरूवेट बनाती है। ठीक है, ये कहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट जाती है एंड देन उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन जो सेल के अंदर इंटर करती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो
कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। वी सो डेट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन वेदर द कंसंट्रेशन लो। मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट होती है डिफ्यूजन प्रोसेस में, वहाँ पर जो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है सम टाइम सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल when for the example some substance like a carbon dioxide which is cellular waste and the required to be is created out by the cell। मतलब ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी बार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए भी हम डिफ्यूज़न प्रोसेस ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है काफ़ी हाई हो जाता है और उसके सेल के चारों तरफ का जो सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफ़ी कम होता है। तो इस वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होती है मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इन द सेल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द इनसाइड सेल। मतलब इनसाइड जो सेल्स हैं वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है concentration of carbon dioxide low as compared to the inside the cell। मतलब इनसाइड सेल के कंपैरिजन में बाहर का जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। दैट्स वाई वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल। मतलब जैसे ही डिफरेंस आ जाता है, अगर इक्वल है अंदर में भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है और बाहर में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है दोनों ही सेम है, तब किसी भी तरीके की मूवमेंट शो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बाहर के इन्वायरमेंट के जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है और अंदर का हाई हो जाता है, देन मूवमेंट लो टू हाई मतलब हाई टू लो मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाती है। सिमिलरली द ऑक्सीजन इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन भी इंटर होता है सेल में विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हेन अ लेवल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज, जो लेवल है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का इनसाइड द सेल डिक्रीज कर जाती है, थस क्या होता है डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड गैसेस एक्सचेंज between the cell as well as the cell and its external environment। तो ये एक्सचेंज जो होता है वो ओकर होता है और जिस तरीके से उस तरीके से सेल के अंदर जो कमी थी ऑक्सीजन की उसको फुलफिल की जाती है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। बट यहाँ पर है क्या कि वाटर में बहुत सारे मिनरल्स और सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो सारे सब्सटेंस और सारी मिनरल्स इनमें मतलब मूवमेंट नहीं होती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटर और एग्जिस्ट हो रही है सारे के सारे वाटर के सारे सब्सटेंस और मिनरल इंटर नहीं करे, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही इंटर किया जाता है। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए इनका मूवमेंट वाटर की मूवमेंट होती है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मूवमेंट होती है वाटर का वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होती है। इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर। वाटर में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व है वो अफेक्टेड होते हैं। मान लीजिए अगर अमाउंट किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा है तो उतने सारी चीज़ों को वो मतलब एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ अमाउंट्स ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उनको वो लेती है और बाकी सबको वो रिमूव कर देती है। थस द osmosis is the net diffusion of the water across the selective permeable membrane towards the high solute concentration। ठीक है, now next यहाँ पर दे रखा है what will happen if we put an animal cells or plant cell into a solution of the sugar or salt in the water। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एनिमल सेल्स या फिर प्लांट सेल को हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं सुगर या फिर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, उसमें हम उसमें डाल रहे हैं तो क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला दे रखा है इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हाई वाटर कंसनट्रेशन। मतलब सराउंडिंग एरिया में कंसनट्रेशन जो है वाटर का काफ़ी हाई है, देन द सेल के अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर का जो वाटर का कंसंट्रेशन है
उसमें वेरिएशन है, उसमें डिफरेंस है, मतलब कि सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो काफ़ी हाई है और अंदर में सेल वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है। मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय द ऑस्मोसिस। इस वजह से सेल जो है वाटर को उसमें से क्या लेगा, मतलब इसमें से शुगर को नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर को ले रहा है। दैट्स वाई इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए वो शुगर को वाटर को वो क्या कर लेगा, ले लेगा, गेन करेगा। सच ए सॉल्यूशन इज नोन है हाइपोटोनिक। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो ऑफकोर्स जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑफकोर्स उसकी जो साइज़ है वो पहले के कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी फ्री होते हैं सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से सेलेक्टिबिलिटी चीज़ों को नहीं पास की जाती। वाटर के लिए पूरी तरह से फ्री है सेल मेम्ब्रेन, पूरी तरह से उसको फ्री कर दिया है कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ डायरेक्शन से वो मतलब जो वाटर है सेल में इंटर भी कर सकता है और लीव भी कर सकता है। ठीक है, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। अगर ज़्यादा वाटर अगर इंटर कर जाता है सेल के अंदर तो देन विल लीव। द नेट रिजल्ट इज इन द वाटर इंटर द सेल इज लाइकली टू बी स्वेल अप। तो जैसे ही ज़्यादा पानी इंटर कर जाता है सेल के अंदर तो सेल जो होती है वो स्वेल अप कर जाती है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, इफ़ द मीडियम has exactly the same water concentration as the cell, this will be net movement of the water across the cell membrane सच एज सॉल्यूशन इज नोन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब कि बाहर का कंसंट्रेशन जो है वाटर का और अंदर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का इन द सेल और आउटसाइड द सेल वो दोनों सेम है। तो उस केस में किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है कंसंट्रेशन में, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन। वाटर जो होती है क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, बट द अमाउंट गोइंग इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। जितना अमाउंट वो इंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि दोनों जगह पे जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो सेम रह जा रहा है। द सेल विल स्टे इन द सेम साइज। इस वजह से सेल के साइज में कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा, जैसी ओरिजिनल शेप थी सेल की वही शेप आपको नजर आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट मतलब कहने का मतलब जो सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो काफ़ी लो है और अंदर में जो सेल का जो कंसंट्रेशन है वाटर का काफ़ी हाई है, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। द सेल्स विल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस। तो इससे क्या होगा, जो सेल है हाई कंसनट्रेशन सेल के अंदर है तो वाटर का, तो दैट्स वाई क्या करेगा, लूज करेगा वाटर को विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिक प्रोसेस। मतलब उसमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है वाटर में, तो सारे को नहीं वो लूज करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर पार्टिकल्स को वो लूज करेगा। दैट्स वाई इसे कहा जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए वो क्या करेगा, सेल से वाटर को क्या करेगा, लूज करेगा। सच ए सॉल्यूशन इज नोन है हाइपरटोनिक। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ठीक है, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन्स इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पर जो वाटर जो है क्रॉस हो रहा है सेल मेम्ब्रेन को बोथ डायरेक्शन से, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर। जितना वो इंटर कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर सेल से लीव कर रहा है, जिसके वजह से ये क्या होगा, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। जो सेल होगी वो श्रिंक हो जाएगी, पहले के कंपेरिजन में इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। थस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिव permeable membrane. Now let us try out the following activities. यहाँ पर एक्टिविटीज़ दे रखा है, ऑस्मोसिस विथ एन एग, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय द डिजॉल्विंग इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब आप एक एग लो, उसके जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो उनको आपको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब आप जो एग लोगे उसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे, उसके बाद क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो आउटर कवरिंग है जिसे हम सेल बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज्ड द सेल एग, मतलब जो थिन आउटर जो स्किन होता है वो अभी भी प्रेजेंट है एग में। ठीक है, पुट द एग इन द
प्योर वाटर, जो एग है उसको आप प्योर वाटर में डालो एंड ऑब्जर्व आफ्टर द 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करो, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, द एग स्वेल, एग क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, बिकॉज द वाटर पासिस इनटू इट बाय द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए जो वाटर है वो पास कर गया एग में, जिसकी वजह से एग क्या हो गया, स्वेल हो गया। Place a similar desalined egg in the concentration salt solution, मतलब अब इसको क्या करें, इसी डिसेल्ड जो आपके पास एग है, मतलब जस्ट आप इसी तरीके के एग और लो और इसको भी आप क्या करो, इसके भी कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर दो विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन उसके बाद उसे भी आप किस में डालना है आपको, तो कंसनट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें भी ऑब्जर्व करो 5 मिनट तक, द एग श्रिंक, एग क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाटर पासेज आउट द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब एग में जो वाटर प्रेजेंट था वो वाटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल, ठीक है, और वो सॉल्ट सॉल्यूशन में इंटर कर जा रहा है, बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन आर मोर कंसनट्रेटेड, तो जो आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है 5.4, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।